गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले जो भी हमने लेक्चर्स देखे हैं उसमें हमने फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने कंप्लीट टिश्यू सिस्टम को देखा है कि टिश्यूज कौन कौन से प्रकार होते हैं, कैनोपी क्या होती है, और जो ऊतक तंत्र होता है वो ऊतक तंत्र कैसे मिलकर के बनता है, कौन कौन से टिश्यू से मिलकर के बनता है। एंड आपकी सेकेंड यूनिट है सूट सिस्टम, प्रेरो तंत्र, बीजोत्तक और सूट अपेक्स। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जिसकी बात करेंगे वो होगा आपका मेरिस्टेम, बीजोत्तक। तो स्टूडेंट्स, मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, इस मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है। अगर हम इस मेरिस्टेम के बारे में जाने तो मेरिस्टेम एक ग्रीक वर्ड है मेरिस्टोस, और जिसका मतलब होता है डिवाइड। मेरिस्टोस वर्ड है और मेरिस्टोस वर्ड का मतलब होता है डिवाइड या विभाजन। इसका मतलब कि जो मेरिस्टेम है, जो मेरिस्टेम हम टिश्यू का अध्ययन करने वाले हैं, जिसकी स्टडी करने वाले हैं, इस मेरिस्टेम टिश्यू का मतलब है कि ऐसा ऊतक जो विभाजन करता है, लगातार विभाजनशील अवस्था में रहता है, तो वो क्या कहलाता है, मेरिस्टेम कहलाता है। तो जो एम्ब्रियोनल टिश्यू होता है, क्योंकि जब जो सीड होता है, सीड का जब जर्मिनेशन होता है, तो सीड के जर्मिनेशन के टाइम, सीड है, इस सीड का होगा जर्मिनेशन। तो जब इस जर्मिनेशन के बाद में यहाँ पर जो एम्ब्रियो बनेगा, इस एम्ब्रियो के अंदर जो सेल उपस्थित होंगी, ये सभी सेल कैसी होंगी, मेरिस्टेमेटिक, मतलब विभाजनशील कोशिकाएं होंगी इस एम्ब्रियो के अंदर। इन कोशिकाओं में किसी भी प्रकार का विभेदन नहीं होगा, जितनी भी सेल्स हैं सारी सेल्स विभाजनशील होंगी, एक ही कार्य होगा, इन सेल्स का विभाजन करना। तो स्टूडेंट्स, ऐसा एम्ब्रियोनल ऊतक एम्ब्रियोनल टिश्यू जिसकी सेल्स में विभाजन की क्षमता होती है या विभाजनशील होती है और ऊतक समारंभन कर सकती हैं, और ऊतक समारंभन जिनमें ऊतक समारंभन की क्षमता होती है, वो क्या कहलाता है, मेरिस्टेम कहलाता है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो एम्ब्रियोनल टिश्यू है, इस एम्ब्रियोनल टिश्यू के अंदर इसकी सेल्स में विभाजन की क्षमता होती है। ये सेल्स विभाजन करके ऊतक समारंभन की कैपेसिटी रखती हैं। समारंभन मतलब ऊतक निर्माण, ऊतक बिल्डअप करने की। तो यहाँ पर ऊतक निर्माण की कैपेसिटी रखती हैं। तो इस प्रकार की जो सेल्स हैं, जो टिश्यू है, वो टिश्यू क्या कहला रहा है, मेरिस्टेम कहला रहा है। अब यहाँ पर जो मेरिस्टेम टिश्यू है, इस मेरिस्टेम टिश्यू की विशेषताएं क्या होती हैं। हम इस मेरिस्टेम टिश्यू की या मेरिस्टेमेटिक सेल की, क्योंकि सेल से मिलकर के क्या बना हुआ है, टिश्यू, तो यहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहें या मेरिस्टेमेटिक सेल कहें। तो इसकी विशेषताओं की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स, ये जो सेल होती हैं, सेल पतली भित्ति वाली होती हैं। सेल कैसी होंगी, पतली भित्ति वाली। क्यों, क्योंकि इन सेल्स को तो विभाजन करना है, अपनी स्थिर अवस्था में रहना ही नहीं है। सेल पतली भित्ति वाली होती हैं, समव्यासी होती हैं।
इसका मतलब लगभग लगभग समान आकृति की होती हैं, समव्यासी होती हैं। सेल्स के ऊपर केवल सेल्यूलोज पाई जाती है, प्राइमरी सेल वॉल सेल्यूलोज की पाई जाती है। इसके अलावा सेल्स के अंदर ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, संचयी पदार्थ, क्रिस्टल, गोल्गी बॉडी, ये कुछ भी उपस्थित नहीं होते। सेल्स सघन रूप से व्यवस्थित होती हैं, सेल्स सघन रूप से व्यवस्थित होती हैं। इनके मध्य में अंतरकोशिकीय अवकाश, अंतरकोशिकीय अवकाश एब्सेंट होते हैं। अगर इन सेल्स की हम बात करें तो इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है, और जहां सेल्स में इस प्रकार का अरेंजमेंट मिलता है वहां अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं होते हैं। जो सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है सघन, और न्यूक्लियस होता है बड़ा। तो स्टूडेंट्स, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कैरियोप्लाज्म इंडेक्स, KI। तो KI का मतलब भी, इंडेक्स का मतलब ही ये है कि अगर साइटोप्लाज्म और केंद्रक के साइटोप्लाज्म का, कोशिका के साइटोप्लाज्म का, केंद्रक के साइटोप्लाज्म का जब तक रेशो सही नहीं है तब तक कोशिका क्या रहेगी, विभाजनशील अवस्था में रहेगी। नियत रेशो रहना चाहिए। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म सघन होता है, केंद्रक बड़ा होता है। दोनों ही कंडीशन ऐसी होती हैं जो सेल्स को डिवाइड करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशनों में सेल्स डिवाइड होगी, और ये सारी चीजें ना होने पर भी सेल्स में क्या होगा, डिवाइडेशन की कैपेसिटी अधिक होगी। प्लांट सेल्स है, प्लांट सेल्स के अंदर क्या मिलती है, रिक्तिका। तो यहां पर रिक्तिका क्या होंगी, एब्सेंट। यहां रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती। लेकिन जो वेस्कुलर कैम्बियम का मेरिस्टेम पाया जाता है, वेस्कुलर कैम्बियम का मेरिस्टेम पाया जाता है, इस मेरिस्टेम में रिक्तिकाएं उपस्थित होती हैं, रिक्तिकाएं उपस्थित होती हैं। दूसरा, जो पूलीय कैम्बियम पाई जाती है, पूलीय एंधा पाई जाती है, यहां जो मेरिस्टेम की सेल्स होती हैं ये तर्कुरूपी होती हैं। ये कुछ कैपेसिटीज होती हैं यहाँ, ये पूलीय एंधा की सेल्स तर्कुरूपी होती हैं। जो वेस्कुलर कैम्बियम की मेरिस्टेम होती है उसमें रिक्तिकाएं प्रेजेंट होती हैं, लेकिन सामान्य तौर पर मेरिस्टेम में कहीं भी रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर विभजोतक के वर्गीकरण की। जो यहाँ पर मेरिस्टेम है, इस मेरिस्टेम का इसके कार्य, स्थिति, उत्पत्ति आदि के आधार पर इसको कई भागों में विभाजित किया गया है, क्योंकि सभी जगह इसकी उत्पत्ति भी समान नहीं होती, इसके कार्य भी समान नहीं होते। तो इस आधार पर इसका डिवाइडेशन किया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेरिस्टेम का, मेरिस्टेम का वर्गीकरण। मेरिस्टेम का जब वर्गीकरण किया जाता है तो ये 4 प्रकार से किया जाता है। इसको 4 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। स्थान, उत्पत्ति, कार्य के आधार पर 4 भागों में इसको बांटा गया है। फर्स्ट देखते हैं कि जो फर्स्ट टाइम पर जो बनता है वो इनिशियल सेल से बनता है, जो आरंभिकाएं होती हैं। तो यहाँ पर आरंभिकाओं सेल्स की
सेल्स की उत्पत्ति व स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर, कि यहां पर जो इनिशियल सेल्स हैं, इन इनिशियल सेल्स की उत्पत्ति कैसे हो रही है और इनकी स्थिति कहां है। दूसरी, कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर कि मेरिस्टेम जो है, इस मेरिस्टेम के द्वारा कौन कौन सा कार्य किए जा रहे हैं। तीसरा, इनका विभाजन कौन कौन से तल में हो रहा है। विभाजन के तल के आधार पर, यहां मेरिस्टेम के अंदर जो विभाजन हो रहा है वो एक तल में हो रहा है या दो तलों में हो रहा है या इससे अधिक तलों में हो रहा है। और लास्ट, प्लांट बॉडी में, प्लांट बॉडी में इनकी स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर लेटरल कंडीशन में उपस्थित है या टॉप कंडीशन में है या बॉटम में है, किस जगह पर ये प्लांट में उपस्थित है, प्लांट बॉडी में प्रेजेंट है। तो इन सभी के आधार पर जो मेरिस्टेम है, इस मेरिस्टेम को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो फर्स्ट देखते हैं हम इनिशियल सेल्स की उत्पत्ति व स्थिति के आधार पर। जो आरंभिकाएं हैं, इन आरंभिकाओं की उत्पत्ति और स्थिति के आधार पर भी इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला, प्रोमेरिस्टेम, दूसरा प्राइमरी मेरिस्टेम, तीसरा सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो यहाँ पर जो इनिशियल सेल्स हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हो रही है, इनकी स्थिति कैसे है, तो इनके आधार पर भी हमने यहाँ पर मेरिस्टेम को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रोमेरिस्टेम, जब यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सीड, और सीड का हो रहा है जर्मिनेशन, और इस जर्मिनेशन से क्या बना है, एम्ब्रियो। तो इस एम्ब्रियो के अंदर किसी भी प्रकार का कोई विभेदन नहीं होता है, इसकी सेल्स में किसी भी प्रकार का कोई विभेदन नहीं होता है। तो यहाँ जो सेल्स होती हैं वो अविभेदित होती हैं। सेल्स कैसी होती हैं, अविभेदित सेल्स। इन सेल्स के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि ये लगातार विभाजन कर सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, जो प्रोमेरिस्टेम की सेल्स होती हैं, ये सेल्स विभाजनशील होती हैं। विभाजनशील सेल्स होती हैं। इनके अंदर कंप्लीट प्लांट्स पार्ट को निर्माण करने की कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पर जब ये विभाजनशील है तो प्लांट बॉडी के विभिन्न पार्ट को, विभिन्न पार्ट का निर्माण करती हैं। ये जैसे यहाँ ये सीड का जर्मिनेशन हुआ, ऊपर क्या है, प्रेरोतंत्र, प्रांकुर, और नीचे क्या है, मूलांकुर। ऊपर प्रांकुर और नीचे मूलांकुर। तो स्टूडेंट्स, यहां अगर लीफ वगैरह निकल रही हैं तो अभी ये कैसी है, अविभेदित लीफों का निर्माण हो रहा है। अब यहाँ विभेदन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सेल्स यहाँ ऊपर के पार्ट का भी निर्माण स्टार्ट कर देंगी और नीचे के पार्ट का भी निर्माण स्टार्ट कर देंगी।
तो जो प्रोमेरिस्टेम्स की जो सेल्स होती हैं, ये प्रोमेरिस्टेम का डिवीजन हुआ, यहां से सेल्स बने, प्रोमेरिस्टेम से सेल्स बनी। अब ये सेल प्राइमरी मेरिस्टेम में चेंज हो जाएंगी। प्रोमेरिस्टेम की सेल्स डायरेक्ट प्राइमरी में चेंज नहीं होती, पहले प्रोमेरिस्टेम की सेल्स में विभाजन होगा, विभाजन होने के बाद में जो सेल्स होती हैं वो यहाँ पर प्राइमरी मेरिस्टेम में विभेदित हो जाती हैं, क्योंकि अब प्राइमरी मेरिस्टेम प्रांकुर का और मूलांकुर का निर्माण करेगा। जर्मिनेशन हो गया, एम्ब्रियो से प्रांकुर और मूलांकुर बन गए, प्रांकुर में पत्तियां आएंगी और मूलांकुर में जड़ आएगी, तो यहाँ से विभेदन स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से पहले की जो प्रक्रिया थी वो प्रोमेरिस्टेम की थी, अब जो प्रक्रिया है वो किसकी है? प्राइमरी मेरिस्टेम की है। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद में जब ये सेल्स किस में बदल जाती हैं, जब ये सेल्स प्राइमरी मेरिस्टेम में चेंज हो जाएंगी, तो ये प्राइमरी मेरिस्टेम की सेल्स क्या करेंगी? यहां पर विभाजन करती हैं, क्या बनाएंगी? रूट, स्टेम, लीफ, इन विभिन्न भागों का, रूट का शीर्ष, स्टेम का शीर्ष, लीफ का कंप्लीट पार्ट, ये सभी भाग यहाँ पर प्राइमरी मेरिस्टेम के द्वारा निर्मित होते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम इन सभी पार्ट्स का निर्माण करती है। एक चीज और आती है, अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक जड़ें, अपस्थानिक कलिका, ये दोनों ही प्राइमरी मेरिस्टेम नहीं होती हैं। ये प्राइमरी मेरिस्टेम नहीं होती हैं, क्योंकि ये लेटरल होती हैं। आगे आएगा कि अपस्थानिक जड़ें, लेटरल जो रूट्स होती हैं उनका निर्माण कैसे होता है? पेरिसाइकिल से होता है। तो ये प्राइमरी नहीं होती है, यहाँ पर बहुत अधिक विभेदन हो जाता है। तो यहाँ रूट, शीर्ष, स्टेम का शीर्ष, लीफ, ये सभी पार्ट किससे बनते हैं? शीर्ष बढ़ता हुआ चला जाएगा और वह विभेदन होता हुआ चला जाएगा। ये सारे सारे प्राइमरी मेरिस्टेम से बनते हैं। एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम की जो उत्पत्ति होती है, ये उत्पत्ति भिन्न होती है किससे? प्राइमरी मेरिस्टेम से, क्योंकि प्राइमरी मेरिस्टेम डायरेक्टली किससे बन गया? प्रोमेरिस्टेम की सेल्स से। जो प्रोमेरिस्टेम के विभाजन से सेल्स बनी है, उनके विभाजन से प्राइमरी मेरिस्टेम बन गया। लेकिन इसकी जो उत्पत्ति होती है वो पेरेनकाइमा या कोलेनकाइमा, मृदुतक या स्थूल कोण ऊतक से होती है। ये स्थायी ऊतक हैं, दोनों ही स्थायी ऊतक हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि सेल्स में स्थायी ऊतकों को कुछ विशेष कंडीशनों में यहाँ पर विभाजन की क्षमता इनके अंदर आ जाती है। कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वहां पर मेरिस्टेम तो नहीं होता है, लेकिन कोशिका की आवश्यकता होती है कि वो विभाजन करे और विभाजन करके वह नई सेल्स का निर्माण करे। तो स्टूडेंट्स, ऐसी स्थिति में ये जो दोनों टिश्यूज हैं, ये दोनों ही टिश्यूज क्या हो जाते हैं? इनमें पुनः विभाजन की क्षमता आ जाती है और पुनः विभाजन की क्षमता आने के बाद में ये किसका निर्माण करते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेम का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुंड कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, दोनों ही कैसे हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेम है। वुंड कैम्बियम कोशिका किसी स्टेम में, लीफ में, रूट में, मतलब किसी भी पार्ट में कोई घाव हो गया, किसी बाह्य आघात की वजह से घाव हो गया, तो इस घाव के आसपास की जितनी भी सेल्स होंगी, ये सेल्स क्या हो जाएंगी? मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगी। किसी स्टेम में, लीफ में, रूट में किसी बाह्य आघात की वजह से अगर कोई घाव हो गया है, किसी भी वजह से घाव हो गया है, तो इस घाव के चारों तरफ की सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगी, विभाजनशील हो जाएंगी। तो ये सेल्स या तो पेरेन्काइमा की होंगी
या फिर कोलेनकाइमा की होंगी। तो ये सेल्स क्या होंगी, विभाजनशील होकर के इस घाव को भर देंगी। प्लांट्स के अंदर भी अपने घावों को भरने की कैपेसिटी होती है, तो वो स्थायी ऊतक के विभाजन के कारण होती है। कॉर्क कैम्बियम, इसका जो निर्माण होता है, इसका निर्माण फिलोएम की बाह्यतम परतों से होता है। फिलोएम की बाह्यतम परतों, कई कंडीशनों में पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस और कभी कभी एपिडर्मिस, सॉरी एंडोडर्मिस नहीं, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, कॉर्टेक्स और कभी कभी एपिडर्मिस से भी कॉर्क कैम्बियम का निर्माण हो जाता है। क्योंकि यहां भी कौन सी सेल्स होती है, पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है। आपको पता है एपिडर्मिस में भी पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, कॉर्टेक्स में दोनों प्रकार की हो सकती है। हाइपोडर्मिस है तो कोलेनकाइमेटस होंगी, और हाइपोडर्मिस नहीं है तो पेरेन्काइमेटस होंगी। स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स में ये कंडीशन नहीं पाई जाती। स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स कभी भी विभाजन नहीं कर सकती। या फिर पेरिसाइकिल के अंदर भी कैसी होती हैं, पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं। तो यहाँ ये विभाजन करके कॉर्क कैम्बियम का निर्माण कर लेती हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पर इनिशियल्स की सेल्स की स्थिति के आधार पर इनको 3 पार्टों में बांटा गया है। सेकंड है कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स के द्वारा कौन कौन से कार्यों को संपन्न किया जा रहा है या फिर कौन कौन से क्षेत्रों को बनाया जा रहा है, तो इसके आधार पर भी इनको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम। प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम। प्रोटोडर्म सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, प्रोटोडर्म के द्वारा प्लांट के किसी भी पार्ट की, चाहे लीफ है, चाहे स्टेम है, चाहे रूट है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसका निर्माण होता है। और आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है स्टूडेंट्स, एपिडर्मिस। तो प्रोटोडर्म के द्वारा एपिडर्मिस का निर्माण किया जाता है। प्रोकैम्बियम, प्रोकैम्बियम के द्वारा जो वेस्कुलर बंडल्स हैं, या फिर कहें कि जो वेस्कुलर सिस्टम है, बंडल्स की जगह हम सिस्टम भी बोल सकते हैं। और वेस्कुलर सिस्टम किसके द्वारा निर्मित होता है, जाइलम और फिलोएम। तो यहाँ पर जो जाइलम और फिलोएम है, हमने जब जाइलम और फिलोएम को पढ़ा था तो उस वक्त पढ़ा था प्राइमरी और सेकेंडरी, 2 प्रकारों में पढ़ा था। तो यहाँ पर जो प्राइमरी होते हैं ये किससे निर्मित होते हैं, प्रोकैम्बियम से। मतलब प्लांट का जब शुरुआत में डेवलपमेंट होता है तो फर्स्ट डेवलपमेंट में ही प्राइमरी वेस्कुलर सिस्टम का निर्माण होता है, प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यूज का निर्माण होता है। तो यहाँ ये जाइलम और फिलोएम प्रोकैम्बियम के द्वारा निर्मित होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम निर्मित होते हैं, तो वो अलग चीज हो गई। हम यहाँ पर प्रोकैम्बियम में प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फिलोएम आएंगे, जो फर्स्ट टाइम प्लांट के अंदर डेवलप हुए हैं।
क्योंकि ये फिर प्लांट जब जैसे जैसे ग्रोथ करेगा वैसे वैसे किसका काम करेंगे प्लांट में, संवहन का, एक खाद्य पदार्थों के संवहन का और एक जल खनिज लवण के संवहन का। ग्राउंड मेरिस्टेम प्लांट के अंदर या फिर कहते हैं प्लांट बॉडी में, प्लांट बॉडी में जितने भी अंग तंत्र होते हैं, जितने भी अंग तंत्र होते हैं, इन सब का निर्माण किससे होता है, ग्राउंड मेरिस्टेम से। वैस्कुलर सिस्टम को छोड़ दो और एपिडर्मिस को छोड़ दो तो क्या आता है इसमें, जीटीएस। जीटीएस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स मिडिल कॉर्टेक्स कह रहे थे वहां हम, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ और पिथ रेज, मेडुलरी रेज, ये सारी की सारी किसके द्वारा निर्मित होती हैं, ग्राउंड मेरिस्टेम के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रोटोडर्म सबसे आउटर मोस्ट लेयर का जो प्रोटेक्शन लेयर है उसका निर्माण करती है। प्रोकेम्बियम यहाँ पर प्राइमरी वेस्कुलर सिस्टम का निर्माण करते हैं और ग्राउंड मेरिस्टेम यहाँ पर प्लांट बॉडी का निर्माण कर रही है, प्लांट के अंदर अंग तंत्र का निर्माण कर रही है। तो यहाँ पर हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ और पिथ रेज जो जीटीएस में आते हैं उनका यहाँ पर निर्माण किया जाता है। तो ये कार्य के आधार पर भी इनको 3 भागों में बांटा गया है। एंड थर्ड, विभाजन के तल के आधार पर, तो विभाजन के तल के आधार पर भी इनको 3 पार्ट्स के अंदर बांटा गया है। तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।